कहानियाँ क्या होती हैं, जिसको कहते हैं कि एक टेक ऑन लाइफ। जिंदगी एक इतने बड़े एक पटल की तरह है, एक बड़े कैनवास की तरह है, उसमें एक फ़ोटो ये है, आपने ये फ़ोटो ले ली और इसी पे फोकस करके कोई ऐसी बात कही, ऐसा पहलू निकाला कि जो आपके दिल को छू के गुजरती है। एक अछूती सी चीज़ छू के गुजर जाए, वो होती है कहानी। ज़िंदगी कहानियों से भरी पड़ी है। हर दिन रात में हम देखते हैं कि कोई ना कोई कहानी हमारे नज़रों के सामने चल रही होती है। कहानियाँ बनती किससे हैं? कहानियाँ किरदारों से बनती हैं। और किरदार क्या होते हैं? जिनके माध्यम से कथाकार अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो आप तक पहुंचता है। वो अपनी बात सीधा नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ये बात कह रहा हूँ, लेकिन उनकी कहानी में कोई कैरेक्टर होगा, जैसे फिल्मों में कोई एक्टर या एक्ट्रेस होता है और उसके थ्रू आप अपनी बात रखते हैं, तो जोशी साहब भी अपनी बात कहानियों के घूमते किरदार के जरिए उसके माध्यम से आपके सामने रखेंगे। अब आप हैं और डॉक्टर साहब हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, बताया था कि कहानियाँ जो हैं वो किरदारों के माध्यम से एक्सप्रेस होती हैं। हर कहानी लिखने वाले के दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होती है जिसको वो आप तक पहुंचाना चाहता है। तो चलिए किरदार से हम बात शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि आप अपने किरदारों का चयन कैसे करते हैं? बहुत मज़े की बात आप बता रहे हैं, किरदारों का चयन कैसे करते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं, किसी से मिलते हैं, तो अचानक कोई एक बहुत रोचक सा व्यक्ति, कोई रोचक सा किरदार आपको नज़र आता है और आपको एकदम वो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है कि अच्छा इसमें कुछ दम है। और आप वैसा भी सोच सकते हैं कि वैसे अगर आप गौर से देखें तो हर शख्स के अंदर बहुत सारी कहानियाँ छुपी होती हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम जाकर उन कहानियों को खंगालें, उनको ढूंढने की कोशिश करें। दिक्कत क्या होती है कि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी में हैं कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें कई बार हमारी नज़र से चूक जाती हैं। पिछले कुछ समय से मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये कर रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घटती हैं, उन छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर कहानियाँ बुनने की कोशिश करता हूँ। उसमें बहुत सारी सही घटनाएं हैं जिसको थोड़ा सा मुलम्मा चढ़ा के, जैसे होता है ना कि आप अगर आलू का पकौड़ा बना रहे हैं तो थोड़ा सा बेसन लगा के आलू का पकौड़ा बनता है, तो एक बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग मटेरियल कहानी है, जो कल्पना है, लेकिन बाकी जो सब किरदार हैं वो सब ओरिजिनल की शक्ल के किरदार हैं। तो उनको करने की कोशिश करता हूँ। आपको एक मज़ेदार सी कहानी सुनाता हूँ और शायद आपको मज़ेदार लगे और अच्छी लगे। इसका शीर्षक है, नमस्ते निरुपमा जी, इसका शीर्षक है बंटी और बबलू। जी हाँ, मुझे मालूम है फिल्म का सही नाम बंटी और बबली है, लेकिन ये तो फिल्म की कहानी नहीं है। न इसमें अभिषेक बच्चन है, न रानी मुखर्जी। ये तो उस सफ़र की कहानी है जो अभी हाल ही में हमने किया। किस्सा कुछ यूँ है कि अभी कुछ दिन पहले अजमेर से शताब्दी एक्सप्रेस में हम आ रहे थे। हम दोनों ही थे। यदि आपने शताब्दी एक्सप्रेस में हाल ही में यात्रा की हो तो आपको याद होगा कि इसमें सीटें दोनों तरफ मुंह किए होती हैं और बीच की 10 सीटें आमने सामने मुंह किए होती हैं। उनके बीच में एक टेबल होता है। जानकारी के लिए बता दें कि उन सीटों का नंबर 35 से 44 होता है। यदि उन सीटों पर आप बैठें तो आपको मुख्य अतिथि का सा एहसास होने लगता है। सब लोग आपके आगे और पीछे और अपन बीच में हॉट सीट पर। बहुत दिनों से हसरत थी कि एक बार उन सीटों पर बैठकर सफ़र का आनंद लिया जाए। इस बार किस्मत खुल गई और हमें वो सीट मिल गई। हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अभी सामान रख के हम स्थिर हुए ही थे कि किसी बुजुर्ग महिला की भारी आवाज़ ने चौंकाया, ए बबलू, इधर आजा। हमने देखा हमारे दूसरी तरफ हमारे जैसी सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला आवाज़ दे रही थी। उम्र का अंदाज़ लगाने में मुझसे हमेशा गफलत होती है। मालविका ने अंदाज़ लगाया 70-75 के बीच की होंगी। शायद अपने साथ आए लड़के या नाती पोते को आवाज़ लगा रही होंगी, ऐसा हमने अंदाज़ लगाया। इतने में दोबारा आवाज़ आई, अरे बबलू, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मैं यहाँ हूँ। फिर अपने आप ही से लेकिन ज़रा जोर से बोली, बावला है, वहीं देख रहा है आसपास, ये नहीं कि जरा इधर उधर भी देख ले। हम उनकी इस अदा पर कुछ प्रतिक्रिया करते इसके पहले ही पीछे से आवाज़ आई, आ रहा हूँ दीदी, जरा ये बीच का सामान निकल जाए। आवाज़ सुनकर हम आश्चर्य में पड़ गए। आवाज़ तो किसी बुजुर्ग की थी। बबलू का नाम को तो सूट करने वाली निश्चित ही नहीं थी।
हमने मुड़कर देखा, लगभग उन महिला की ही उम्र के एक बुजुर्ग लोगों के बीच से और सामान के ऊपर से रास्ता बनाते हुए हमारी सीट की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। साथ में लोगों से कहते जा रहे थे, अरे अरे निकलने दो यार, हमें वहां जाना है। और अंततः थोड़ी मशक्कत के बाद वो हमारी सीट पर आ पहुंचे। आते ही प्यार भरे गुस्से में बोले, लो दीदी, तुम यहां बैठी हो और हम तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं 62 नंबर पे। तुम्हारा तो नंबर वही था 62। हाँ हाँ वही है, लेकिन वो सीट अच्छी नहीं लगी, ये बीच वाली सीट अच्छी है, अपन यहीं बैठेंगे, तू भी बैठ इधर सामने वाली सीट पर, फिर हम दोनों भाई बहन बातें करते चलेंगे। महिला ने अपनी परेशानी और इच्छा बता दी। लेकिन दीदी मेरा तो नंबर 21 है, बबलू बोला। अरे तो क्या हुआ, इधर जो आएगा ना उसे वहां भेज देंगे। दीदी ये डिब्बा नंबर क्या है? फिर दोनों भाई बहन डिब्बा नंबर खोजने में लग गए। हमने उनकी मदद की और बताया कि ये C8 है। जानकारी मिलने पर बबलू बोले, दीदी मेरा तो C2 है। ऐसा कैसे हुआ? अरे हमने तो 7 टिकट करवाया था, फिर साथ जाने का फायदा क्या हुआ? हमने तो साथ इसलिए टिकट किए थे कि हम दोनों साथ में बातें करते चलेंगे। कितने सालों बाद ये मौका मिलता है। सालों कहाँ दीदी, अभी गोकुल की शादी में ही तो मिले थे। अरे हाँ हाँ, तो उसे भी तो 2 साल हो गए। फिर दोनों इस बात पर थोड़ी देर तक बहस करते रहे कि गोकुल की शादी को 2 साल हुए हैं या 3 साल हुए। हमें लगा कि गोकुल ही आकर यह झगड़ा निपटाएगा। अंततः 2.5 साल पे बात पक्की हो गई। लेकिन वो भी कोई मिलना हुआ, न रुकने का सही इंतजाम, न खाने पीने का। लेकिन दीदी इस सीट वाले आएंगे तो हमें उठना पड़ेगा ना। अरे तू बैठ जा, जो जहां आएंगे ना उन्हें हमारी सीट पर भेज देंगे। दीदी का कॉन्फिडेंस गजब का था। वे उन्हें और उनके भाई को ऐसी अलग अलग सीट दिए जाने पर रेलवे को कोसे जा रही थी। हम लोग अपना काम दाम छोड़कर दीदी को देखने लगे। तभी बबलू जी ने फोन लगाया, शायद अपने बेटे को। हाँ राजू, हम बैठ गए हैं। हाँ बंटी दीदी यहीं हैं, उन्हीं के पास बैठे हैं, चिंता मत करो। गुड्डू से कहना 9:30 बजे आ जाएगा गुड़गांव स्टेशन पे। हम आश्चर्य में थे, तो ये बंटी और बबलू की जोड़ी थी। वाह! तभी उन सीटों के हकदार भी आ गए। कॉलेज जाने वाले 2 लड़के थे। बंटी दीदी का रौब देखकर ऐसे सकुरचा रहे थे मानो उन्होंने वो सीट लेकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बंटी दीदी उन्हें समझा रही थी, देखो बेटा, हम दोनों भाई बहन अब यहीं बैठकर बातें करेंगे अलवर तक। हमने तो इसीलिए टिकट करवाया था, तुम तो जवान हो, कहीं भी बैठ जाओ जाके। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सीट की तलाश में निकल गए। बंटी दीदी उनकी परवाह किए बगैर अपनी थैली में से अंगूर निकालकर भाई को खिलाना शुरू कर दिया। बबलू को भी आग्रह किया, अरे ले ले, तेरी पसंद का नमकीन लाई हूं, जैन नमकीन भंडार से, तुझे पसंद है ना? पसंद तो है दीदी, लेकिन अब चबाते नहीं बनता। तेरी क्या पूरी दाढ़ें निकल गई? नहीं दीदी, 2 बची हैं, लेकिन अब उन्हें में दम नहीं बचा। बबलू ने फिर अपना स्वास्थ्य बुलेटिन शुरू किया। कब्जियत भी रहती है, कब बहुत जमा हो जाता है, और अब तो नींद की भी परेशानी होने लगी है। बुलेटिन शायद और चलता, तभी टीटी महाशय आ गए। हमें भी उत्सुकता थी कि बंटी दीदी टीटी से कैसे निपलेंगे, लेकिन उन्होंने टीटी पर ऐसे हल्ला बोला मानो दोनों को अलग सीट देना उसी की गलती हो। अब बताओ भैया, हम कैसे जाएंगे बात करते? कभी कभी तो मौका मिलता है। भैया तुम ऐसा करो, ये हमारी भाई की सीट भी यहीं कर दो, बस अब तो हम सीधे अलवर में ही उठेंगे, उसके बाद दे देना ये सीट जिसे तुम चाहो। टीटी बेचारा परेशानी में पड़ गया। वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि C2 कोच दूसरा है, उसका टीटी दूसरा है, अलवर के बाद तो कोई बैठता ही नहीं इस डिब्बे में। अब वो सब तुम जानो भैया, हमने तो तुम्हें बता दिया, बंटी दीदी ने कहा और प्यार से बबलू को अंगूर खिलाने में लग गई। हमें टीटी पर दया आ गई। दया उन दोनों पर भी आई जो अपनी सीट छोड़कर इधर उधर बैठने की जुगाड़ कर रहे थे। इन दोनों के सीटों को हथियाने के कारण पूरे कोच में काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ रहे थे, जिसकी उन्हें खबर नहीं थी। बंटी दीदी फ़ोन पर जोर जोर से बात कर रही थी, शायद अपने बेटे से। उनका उसे हिदायत देना जारी था, अज्जू बेटा अकेले ही आना स्टेशन, सबको मत लाना। बहू से कहना खाना ज़्यादा ना बनाए, रात को हमसे खाया नहीं जाएगा। ट्रेन अपनी गति पकड़ चुकी थी और हम अपने काम में व्यस्त थे। बीच बीच में निगाह जाती तो देखते वो भाई बहन अपनी बातों में मशगूल थे। बहन बीच बीच में भाई को हिदायत देती स्वास्थ्य के बारे में, बहुओं से कैसे पेश आना चाहिए इसके बारे में। भाई फिर अपनी परेशानी बताता। लेकिन अब दीदी बीच में डकार आ जाए खाने में तो मैं क्या करूं? मैं कोई जान के थोड़ी करता हूं। इतने पे तो हमारी बहुरानी को गुस्सा आ जाता है। अरे नहीं चलता आजकल लड़कियों को, हमें ही संभल कर रहना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए।
अब कितना चलो उनके हिसाब से, 2 रोटी भी चैन से नहीं खाने देते। देख बबलू, मैंने तो बहू को समझा दिया है और अपने तौर तरीके भी बता दिए हैं। बहू बहुत लाड़ करती है, एकदम बिछी बिछी सी जाती है। इस संवाद के बीच वो फोन भी लगा लेती थी, कभी किसी को कभी किसी को। सबको बताना जरूरी था कि बबलू साथ में है। घर में सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब पहुंचूं, बार बार फोन कर रहे हैं। वैसे किसी और का वार्तालाप सुनना शिष्टाचार की परिधि में नहीं आता, लेकिन उनका संभाषण इतने तीव्र स्वर में था कि न भी सुनना चाहे तो पूरा सुनाई दे रहा था। नींद आना तो संभव था नहीं। इस बीच ट्रेन में नाश्ता भी आया और भोजन भी। हम बंटी और बबलू की बातचीत सुनते सुनते अलवर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। बंटी दीदी ने फिर फोन लगाया बेटे को, तुम आराम से आना, बबलू मामा हमें उतार देगा। क्या गुड्डी भी आ रही है? अरे तुम लोग तो मेरा जुलूस उतरवाओगे। कहा ना मैं उतर जाऊंगी। अलवर स्टेशन आया, बंटी दीदी उतरी। अपना सामान तो ले ही गई, साथ में अपनी और अपने सहयात्रियों की सील्ड पानी की बोतलें भी ले गई। सहयात्री उनके इतने दबदबे में थे कि ये तक भी नहीं कह पाए कि मैडम ये हमारी बोतलें हैं। बबलू भैया ने उन्हें हिफाजत से प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। ट्रेन चल पड़ी। अब बबलू भैया अकेले थे, फिर भी वो अपनी मूल सीट पर जाने को तैयार न थे। वो दीदी द्वारा उनके लिए प्रेम से लाए गए अंगूरों को खत्म करने में व्यस्त हो गए। जिनकी वो सीट थी वे बेचारे एक बार फिर आए इस आस में कि शायद अब उन्हें इस सीट पर बैठने को मिल जाए। बबलू जी ने उन्हें यूँ देखा मानो वे उन्हें पहली बार देख रहे हों। बेचारा अपना सा मुंह लिए वापस चले गए। तभी बबलू जी को दीदी की याद आई। उन्होंने फ़ोन मिलाया, अज्जू बेटा तुम स्टेशन पहुँचे कि नहीं? अरे ट्रेन तो कब की पहुँच चुकी। क्या? अरे मैं तो उन्हें वहीं बैठा आया था, बेंच पर चाय वाले के पास। हाँ हाँ, आधा घंटा हो गया। तुम पहुँचे नहीं थे क्या? अरे अरे, क्या अभी बाजार में हो? अरे बेटा चले जाना, नहीं तो परेशान हो जाएंगी बेचारी। बबलू जी ने फ़ोन बंद किया और फिर अपने आप से ही बोले, सब जगह एक सा ही है। हम भी आश्चर्य में थे, इतनी ठसक दिखाने वाली दीदी को लेने उनका बेटा अभी तक स्टेशन पर नहीं पहुंचा था। ट्रेन अब गुड़गांव पहुंचने वाली थी और बबलू जी अपने साथ वाली सीट पर बैठे सज्जन से पूछ रहे थे, भैया गुड़गांव स्टेशन से डीएलएफ का ऑटो का किराया कितना होगा, इसका अंदाज है आपको? उन्हें भी मालूम था कि शायद जैसा स्वागत उनकी दीदी का हुआ है वैसा ही स्वागत उनका भी होने वाला है अपने बेटे के घर पर। दोस्तों, इसके पहले कि मैं जोशी साहब से कुछ और पूछूं, एक चूँकि ये ट्रेन का वाक़या है और मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। मुझे देहरादून जाना था, तो मैं ट्रेन में बैठ गया शताब्दी एक्सप्रेस में। एक साहब आए, उन्होंने अपनी टिकट दिखाई, सीट भी वही, बोगी नंबर भी वही। मैं हैरान कि एक ही सीट 2 आदमी को कैसे ट्रेन ने अलॉट की है। अच्छा, फिर वो बहस भी करने लगे। फौजी भी आदमी थे। मैं स्टूडेंट हुआ करता था उस ज़माने में, या जस्ट नौकरी में आया था। मैं हैरान था, बड़ी मुश्किल से पढ़ते पढ़ते पता लगा नहीं उनकी टिकट जन शताब्दी की है जो सुबह जा चुकी है, और ये शताब्दी एक्सप्रेस है। तो डॉक्टर साहब अगर होते इस वाक़े में तो वो भी कुछ और कहानी लिखते। लेकिन कहानी कथाकार जो है वो आपको कहानी क्या सुना रहा था? वो ट्रेन के सफ़र की कहानी नहीं सुना रहा था। जो मर्म लास्ट के एक पैरा में, लास्ट के 3-4 सेंटेंसेस में, वाक्यों में आया है, टेक वो है। अच्छा, इस कहानी को आपने सुना। नॉर्मली कहानीकार वो अपनी कहानी खुद पढ़ते नहीं, हर कहानी का एक नरेशन होता है। आपको महसूस हुआ कि एक शब्द भी कहीं ज़्यादा है, जो ज़रूरत है बस वही नाप तोल के शब्द रखे गए हैं। और कहानी, अच्छी जो कहानियाँ होती हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अच्छी कहानियों को जो एंड होता है ना, वो इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि आप सकते में आ जाते हैं कि अरे यार, मंटो की कहानी आपने अगर कभी पढ़ी होंगी, उसका एंड ऐसा होता है। अब इन्होंने कोई इंसिडेंट देखा होगा, लेकिन वो लेके कहाँ गए हैं? देखा ये होगा कि लेने के लिए कोई स्टेशन पे आया नहीं। कहानियाँ कैसी बुनी गई हैं, शब्द कैसे यूज़ किए गए हैं। तो अगला सवाल जो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा वो है टेक्निक के बारे में, कि आप शब्दों को जब यूज़ करते हैं और जब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो लास्ट तक आपने वो सरप्राइज ऐसा छुपा के रखा है। जैसे बच्चे को ना हम टॉफ़ी इधर पॉकेट में लेके जाते हैं, उसके सामने हालो ऐसा दिखाते हैं, आपने लास्ट के 3 सेंटेंस में वो सरप्राइज हमें दिया है।
तो ये जो टेक्निक है, इन चीज़ों को मतलब आप कहानी लिखते कैसे हैं, ज़रा इनका सीक्रेट हम लोग जान लें। देखिए, टेक्निक तो मैं यूँ नहीं बता सकता क्योंकि ये सब नेचुरल आता है, नैसर्गिक आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जो हर एक के जीवन में करुणा की एक झालर है, कारुण्य की एक झालर है, कारुण्य रस की हमारे यहाँ पे, और उसका एक बहुत ही सही अनुपात होता है। ज़रा ज़्यादा होने से वो दिक्कत करता है और ज़रा कम होने से दिक्कत करता है। तो आपको वो सही अनुपात ढूंढना पड़ता है। पूरे ही समय अगर हम उस करुणा में जीते रहेंगे तो शायद वो पूरा का पूरा मज़ा उस चीज़ का नहीं उठा पाएंगे, उस पूरे नरेशन का, उसकी वातावरण निर्मिति का। मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये मिलता है कि मेरी बैकग्राउंड थिएटर की भी है, मैंने बहुत रंगमंच किया है। तो रंगमंच करने के कारण क्या होता है कि आपके सामने विजुअल्स बहुत जल्दी आते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने तैरती हैं। इसलिए कई बार जो हमारी कहानियाँ पढ़ते हैं तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हम सब खुद ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हम ट्रेन में साथ आपके साथ बैठे, किसी सीट पर हम भी बैठें। क्यों होता है? क्योंकि विजुअल्स क्रिएट करना और अनावश्यक विवरण, ये जो जब से मैंने ये छोटी कहानियाँ लिखी, वो लिखी ही इसलिए कि अब किसी के पास समय नहीं है कि बहुत सारा अनावश्यक विवरण जाने। हवा चल रही थी, पंखा चल रहा था, पक्षी फड़फड़ा रहे थे, पर्दा हिल रहा था, गाड़ी ठक ठक कर रही थी, ये चक चक कर रहा था। सबको मालूम है ये करता है, मतलब गाड़ी चलती है तो ठक ठक होती है, इंजन आवाज़ करता है, डब्बे आवाज़ करते। तो आप कितना अनावश्यक विवरण निकाल सकते हैं ताकि जो मेन कंटेंट है उस पर हमारा फोकस हो जाए। अब भले ही आप ट्रेन में नहीं है, लेकिन आपको लगना चाहिए कि आप सामने कोई चीज़ देख रहे हैं। और हर एक चीज़ का एक क्रिसेंडो होता है, और अगर आप उस क्रिसेंडो को बिल्ड कर सकते हैं तो उस क्रिसेंडो के बाद अगर आप कोई भी जर्क देते हैं, कोई भी शॉक देते हैं, या शॉक भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर ट्रीटमेंट को आप इस तरह से करते हैं तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो क्रिसेंडो आप कैसे अचीव करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है। अगर आप इजाज़त दें तो एक मज़ेदार सी कहानी और सुनाता हूँ आपको, जो कि आपने बात कही है। इसका शीर्षक है कंजक का झंझट। कंजक से आप लोग सब वाकिफ़ हैं, कंजक शब्द से। नवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैंने उपवास किए, रामचरितमानस का नवान्य पारायण भी किया। व्रत तो मालविका और शांतनु ने भी किए थे। दुष्यंत ने व्रत नहीं किया, लेकिन मजबूरी में उसके तो कुछ हो भी गए। जब घर में बाकी 3 लोगों का व्रत हो तो चौथे का 50% तो व्रत हो ही जाता है। जब व्रत किए हैं तो कन्या भोज कराना भी अनिवार्य है। नवरात्रि में कन्या भोज कराना बहुत जीवट का कार्य होता है। इसके लिए निर्धारित अर्हता वाली कन्याएं ढूंढना कठिन होता है। जो होती हैं वो इतनी व्यस्त होती हैं कि उन्हें साधना और उनका समय साधना कठिन तप ही होता है। 9 दिन के बाद उपवास समाप्त करने की जल्दी और उस पर कन्याओं की प्रतीक्षा। हम रायपुर में थे तो कन्याओं को खोजने और उन्हें लाने की व्यवस्था का जिम्मा एक ऑटो वाले भाई साहब का था। और दिनों में भले ही उन्हें इतना सम्मान न मिलता हो, लेकिन नवरात्रि में उनकी बहुत इज्जत होती थी। उनका बुकिंग करना बहुत ज़रूरी रहता था। वे ही कन्याओं को चिन्हित करते और उन्हें घेर कर रखते। 9 कन्याएं और कम से कम 1 लंगूर। हमारे बुंदेलखंड में इन्हें लंगूर कहते हैं, कुछ जगह इन्हें भैरव भी कहते हैं। जब हम छोटे थे तो लंगूर बनकर जाते थे कन्या भोज में। चर्चा उन ऑटो वाले भाई साहब की हो रही थी तो वे कुछ घरों का कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और हर घर का समय बांध देते थे। फिर सख्त हिदायत होती थी कि आधे घंटे में सब काम पूरे हो जाए ताकि कन्याएं अगले घर जा सकें। इस पुण्य कार्य के लिए ऑटो वाले भाई साहब कुछ सर्विस चार्ज भी लेते थे। रायपुर में इस व्यवस्था की जानकारी मिलने में हमें 1 साल लग गया। पहले वर्ष काफ़ी परेशानी हुई थी कन्याएं ढूंढने में। दिल्ली में ये व्यवस्था ढूंढने में भी 1 साल लगा। एक दीदी जो स्वयं 12वीं क्लास में थी ने जिम्मेदारी ली कि वे कन्याएं लेकर आएंगी। हम लोग प्रसन्न थे कि व्यवस्था हो गई है, लेकिन फिर प्रश्न आया तिथि का। 9वीं 13 को भी है और कुछ समय के लिए 14 को भी है। फिर दीदी ने ही सुझाया, आंटी आप तो 14 को रख लो, उस दिन रश जरा कम है, कन्या इजीली मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, मुहूर्त जल्दी का है। उस छोटी सी लड़की के मुंह से बुजुर्ग जैसी बातें सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उसकी जानकारी देकर अच्छा भी लगा। बाद में पंचांग देखा तो बात सही थी। 9वीं उस दिन सुबह 9:30 तक ही थी। तय हुआ कि कन्याएं 8:30 बजे आ जाएंगी, लेकिन आंटी सब रेडी रखना, हमें और भी जगह जाना है। दीदी आंटी को हिदायत देकर चली गईं। आंटी ने 14 की सुबह घर में मार्शल लॉ लगा दिया कि सब लोग जल्दी उठेंगे
नहाकर पूजा करेंगे। मेरे लिए सख्त हिदायत थी कि बिना पेपर देखे, मोबाइल को बिना हाथ लगाए सीधे नहाएंगे और पूजा करेंगे, विशेषकर अपना पारायण पूरा करेंगे। आंटी स्वयं भी 5 बजे से उठकर हलवा चने बनाने में जुट गई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार सब हो रहा था। 7:45 बजे घंटी बजी, एक बार बजी और बजती चली गई। मैं पूजा में था। नवान्न पारायण चल रहा था रामचरितमानस का। हम समझ गए कन्याएं आ गई हैं। मालविका ने दरवाजा खोला और बच्चों का एक रेला अंदर आ गया। सभी बच्चे बेतकल्लुफी से इधर उधर दौड़ने लगे। अरे इसे मत छुओ, उधर मत जाओ, ऊपर बैठो, पैर नीचे करो, जैसी आवाजें गूंजने लगी। कुछ समय बाद दीदी अवतरित हुई। उधर 245 वाली आंटी के यहाँ देर थी तो सोचा पहले आपका घर कर लें, दीदी ने घोषणा की। लेकिन बेटा अपना तो 8:30 का समय तय हुआ था ना, अभी तो अंकल की पूजा भी नहीं हुई है। मालविका ने चिंतातुर होकर कहा, कोई बात नहीं आंटी, हम थोड़ा वेट कर लेंगे, और अंकल से कहो ना थोड़ा जल्दी कर लें। 245 नंबर वाली आंटी नहीं तो काँव काँव करेंगी, हर साल लेट करती हैं, लेकिन क्या करें, पुरानी है ना यहाँ पे। दीदी ने बात बात में ये जता दिया कि 245 वाली आंटी पुरानी कस्टमर हैं, लिहाजा उन्हें लेट होने की सुविधा है। दीदी का कहना था कि मालविका अपना काम जल्दी जल्दी समेटने लगी। अंदर पूजा घर में आकर हिदायत भी दी गई कि पूजा जल्दी समाप्त करो। पारायण में उत्तरकांड चल रहा था। राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था। राम जी को सबसे मिलना भी था, और उसमें तो समय लगना ही है। कितना भी जल्दी करें समय तो लगता ही है। उस समय सहन शक्ति की और श्रद्धा भक्ति की परीक्षा ही थी। और लंगूर भी 1-2 नहीं 3-4 थे। वो सभी अपने नाम को सार्थक कर रहे थे। इस बीच दीदी ने जानकारी दी कि एशियाड विलेज में इस सुविधा यानी कन्या उपलब्ध कराने की सुविधा की जनक उसकी दादी हैं, फिर उसकी माँ, और अब वे स्वयं ये परंपरा निभा रही हैं। दादी ने संभवतः स्वास्थ्यगत कारणों से अब इस कार्य से निवृत्ति ले ली थी। बहुत झंझट है ना आंटी इस कंजक में, बच्चियों को इकट्ठा करो, आंटी लोगों का टाइम देखो, फिर इनका खाना पीना। तब ये भी ज्ञान मिला कि इस तरफ कन्या भोज को कंजक कहते हैं। दीदी का कंजट भी समझ में आ गया। बच्चे जहाँ बैठे थे पूजा का कमरा उससे लगा हुआ था, इसलिए पूरा संवाद सुनाई दे रहा था। मेरी कार्यकुशलता पर लगाया सवालिया निशान भी सुनाई दिया। दीदी बोली, आधा घंटा हो गया आंटी, अंकल बहुत स्लो हैं क्या? आंटी बेचारी क्या कहती, हाँ बेटा अब उम्र हो रही है उनकी भी। फिर अंदर आकर एक बार और हिदायत दे गई, अब जल्दी कर भी लो, बच्चे वेट कर रहे हैं। अभी चले गए तो समझो फिर हो गई पूजा। अब मैं भी क्या करता, राम जी थे कि अपनी बात जल्दी पूरी नहीं कर रहे थे। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। अंततः दीदी से नहीं रहा गया, चिल्लाकर बोली, ए बहुत झंझट करते हो तुम लोग, अभी आंटी डांटेंगी, जानती हो आंटी टीचर हैं। ये टीचर वाली बात बच्चों को समझ में आ गई। बच्चे एकदम शांत हो गए। इधर पारायण भी समाप्त हुआ। कन्याओं ने भोज किया। लंगूरों ने भी जमीन पर ढोलते फैलाते खाया। हमने उनके पैर पखारे और कन्याएं विदा लेने लगीं। जाते समय मालविका ने दीदी को धन्यवाद दिया और विशेष उपहार भी दिया। अगले साल थोड़ा एडवांस में बताना आंटी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दीदी ने सलाह दी। जाते जाते वो छुटंकी जो सबसे ज़्यादा शरारती थी मालविका से पूछने लगी, आंटी आप क्या सचमुच टीचर हो? मालविका इन दिनों तो किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रही थी, लेकिन थोड़ी उलझन के बाद बोली, हाँ हाँ मैं टीचर ही हूँ। उसका इतना कहना था कि वो छुटंकी भाग निकली। उसके जाते ही मालविका बोली, ठीक है बाबा, कम से कम इस वजह से बच्चे चुप तो बैठे। और फिर वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। उसकी बात सही थी, लेकिन मैं सोचने लगा, पहले हम तो बच्चों को डराने के लिए या चुप बैठाने के लिए बाबा जी या भूत आदि साधनों का प्रयोग करते थे, पता नहीं टीचर ने उन्हें कब से रिप्लेस कर दिया। सब बच्चे रवाना हुए। आखिर में सब सामान बटोरते हुए दीदी भी रवाना हुई। अच्छा आंटी चलती हूँ। अच्छा बेटा थैंक यू। लेकिन बेटा तुम्हारा नाम तो जान ही नहीं पाई मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? सब मुझे दीदी ही कहते हैं आंटी, आप भी मुझे यही कहिए। वैसे मेरा नाम हमीदा है, वो बोली और जय माता दी का जयकारा लगाते हुए अंतर्ध्यान हो गई। ये जो आप सरप्राइज एलिमेंट की बात कह रहे थे, तो अभी इस पे रेडियो में नाटक भी बना है इसी कहानी पर। तो जो लोग नाटक में भाग ले रहे थे उन्होंने कहा कि सर इसको हमें फिल्म बनाने की इजाज़त दीजिए, हम फिल्म बनाना चाहते हैं इस पर, क्योंकि ये जो आखिरी की जो लाइन है वो पूरी उस कहानी का एक तरह से पूरा निचोड़ बन के आ जाती है। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट की आप बात कह रहे थे, ये वो सरप्राइज एलिमेंट।
मैं तो मतलब पूरी कहानी में यही सोचा था कि एंड क्या होने वाला है और सरप्राइज क्या आएगा। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि जब पूजा खत्म हो गई, सब बच्चे जा रहे हैं, निकल गए, और टीचर वाला भी कोई सरप्राइज था नहीं, तो अब मैं उसके बाद सोच में पड़ा कि अभी आएगा क्या। बट ये है, ये हुनर है। इस हुनर में दो तीन चीज़ें जो देखने के लायक या नोट करने के लायक होती हैं। वो एक तो ये कि समाज कैसे बदल रहा है, जगह के हिसाब से, सालों के हिसाब से, और जो सोसाइटी है अलग अलग जगहों पे उसके हिसाब से। वो जस्टिस शबीउल हसन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और मैं उनकी आज्ञा से सभा को और आगे जारी रखता हूं। तो समाज कैसे बदलता है, इस पे जो नज़र होती है, पैनी नज़र, दरअसल जो किसी भी आदमी को दूसरों से अलग करते, राइटर को दूसरे से अलग करते, वो वही है, वो नज़र है। और वो नज़र जिसकी नहीं हुई, वो एक जनरल भीड़ का आदमी हो जाएगा। उसकी कहानियों में, उसके गज़लों में, उसकी नज़मों में, उसके कोई भी आर्ट फॉर्म में इंडिविजुअलिटी नहीं आएगी और पैनापन नहीं आएगा। अब देखिए, हमारे सामने भी चीज़ें हुई होती, हम भूल गए होते, ये याद रह गई, और ऐसी यादगार कहानी इसमें बनी है जिससे कि आप खुद, जब इन्होंने आखिरी वाक्य इसका अदा किया है, तो हम सब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। इसको कहते हैं कैथारसिस, कि हम, वो फील होता है कि एक सेंटेंस में, एक वाक्य में क्या मैसेज है, हार्मनी, ब्रदरहुड, इंटीग्रिटी, भारतीय समाज है क्या, उसका एक छोटा सा खिड़की इन्होंने खोला हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप लाते कैसे हैं? मतलब ये तो हम लोगों जैसे आम आदमी को, हम तो देख के भूल भी जाते, अरे ऐसा था, कोई हमीदा थी, हम वहाँ ख़त्म कर देते कहानी को, और कहानी कभी जन्म नहीं लेती। तो ये जो एहसास है, ये एहसास और ये जो ऑब्जर्वेशन है, तो आप कहीं जाते हैं तो आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, कि आप यही सब ढूंढते रहते हैं। हाँ, मुझे कई लोगों ने ये सवाल किया, और मुझे लोग कहते हैं कि आप क्या डायरी पेन रखते हैं, क्या कागज़ कलम रखते हैं, पूरे समय लिखते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? क्योंकि अब इस तरह की मेरी 4 किताबें आ गई और 2 और प्रेस में गई हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद मैं ये पूरे समय यही करता रहता हूँ, या डायरी लेके घूमता रहता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन ऐसा होता, देखिए क्या, एक दफ़े जब आपके आदत, और हर एक बात की कहानी नहीं बनती, लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों की कहानी बन जाती है। आपको 2 बहुत मज़ेदार सी चीज़ें सुनाऊं, कहानी में है, वो इसमें है, पर मैं वो कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको। देखिए, इंडिगो में हम सब सफ़र करते हैं, हमने से सब में अधिकांश लोगों ने सफ़र किया, और जब आप पानी पीते हैं तो आपको एक पेपर कप देते हैं जिसमें पानी आप पीते हैं। अब मैंने एक दफ़े थोड़ा फुर्सत में बैठा था, तो वो पेपर कप क्या है वो देखने लग गया, तो उसमें क्विज़ थी, स्पॉट द लाए। अब वो स्पॉट द लाए जो क्विज़ थी, उसमें लिखा था कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का जब लिखते थे तो सबसे पसंदीदा खाना क्या था, और पीनट बटर से डायनामाइट बनता है, और तीसरा एक कोई और विदेशी उदाहरण था। तो उसमें से आपको जो झूठ है वो बताना था। तो मैंने वो देखा, और तो फिर मैं चुप बैठ गया। फिर मैंने एयर होस्टेस से कहा कि अब ये कप मैं फेंकूँ, ये मैं रख लेता हूँ। तो उसने कहा रख लीजिए। घर आके मैं फिर देखने लगा, और उसी में से मैंने एक कहानी लिखी, और कहानी का जो पूरा का पूरा जो तर्क था वो ये था कि इंडिगो भारत की कंपनी है, भारत में हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लिटरेचर के बारे में ही बताना है। तो आप बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर को पोइट्री लिखते समय क्या पसंद था, मुंशी प्रेमचंद को क्या पसंद था, सुब्रमण्यम भारती को क्या पसंद था, आप अर्नेस्ट हेमिंगवे को क्या पसंद था, ये बताने की क्या ज़रूरत कर रहे हैं? इतनी सी बात पे कहानी बन गई। मुझे इतने लोगों ने ये कहा कि भाई साहब, हम तो 20 बार उस कप में पानी पीते हैं, हम में से किसी को ये अकल नहीं आई कि हम निकाल के वो देखें कि क्या लिखा है। आप में से कितने लोगों ने उसको मार्क किया कि वो कप में क्विज होती है? अब करेंगे और उसके बाद कई लोगों ने किया। तो ये जो, अब ये एक आदत में हो जाता है कि छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन कहीं आया, और उस ऑब्जर्वेशन से आप एक कहानी बना लेते हैं। तो उसको सिर्फ एक, मैं हमेशा युवा साथियों से कहता हूं कि भाई, जब हम जाते हैं तो अपने आप में इतने खो जाते हैं अपनी ही चीज़ों में कि आसपास क्या घट रहा होता है उसको देखने की हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। आँख कान खुले रखिए, दिमाग को थोड़ा सा खुले रखिए, मतलब, और भरा ग्लास मत रखिए। देखिए, ये बोतल भरी है तो इसमें 1 इंच भी पानी नहीं आ सकता, खाली रखेंगे तो पानी भर सकेंगे ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतने भर के जाते हैं कि अब उसमें और कुछ आने की जगह नहीं होती। तो थोड़ा अपने आप को खाली करना भी आना चाहिए,
कि थोड़ा खाली करके जाएं ताकि दूसरी चीज़ें हमारे अंदर आ सके। ये एक छोटी सी बात है। इस बात में सर मुझे ये बात याद आती है कि जो आपने अभी कहा कि हमारा ऑब्जर्वेशन वो हमको इनरिच करता है, वो हमको समाज से जोड़ता है, परिवेश से जोड़ता है, लोगों से जोड़ता है। अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सिर्फ मेरे मोबाइल या मेरे लैपटॉप से हो तो मैं तो वही देखूंगा जिसके बारे में मुझे मालूम है। तो ये जो डिस्कनेक्ट है, रादर ये कनेक्ट जो है, ये हमको बाकी चीज़ों से कितना डिस्कनेक्ट कर रहा है, और उसके कारण शायद क्या हम रिश्तों से भी कटते जा रहे हैं। बिल्कुल रिश्तों से कट रहे हैं। और देखिए अब क्या होता है, एक कहानी में आपको सबसे आखिरी जो मेरी पसंदीदा कहानी जो मुंबई में भी सुनाई थी, अब आप भी आ गए हैं भाई तो लेकिन मेरी पसंदीदा कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ कहानी। तो क्या होता है कि आप सफ़र में जाते हैं, आजकल कोई किसी से बात नहीं करता, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कोई बात नहीं करता। हम नागालैंड गए थे, तो जो दिसपुर कौन सा एयरपोर्ट है ना वो, वहाँ से दीमापुर से फ़्लाइट लेके गुवाहाटी और गुवाहाटी से कोलकाता। तो हमको उतना ही, मतलब दीमापुर से गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली, ऐसी हमारी फ़्लाइट थी। तो दीमापुर से सिर्फ गुवाहाटी तक हमारे साथ ट्रैवल करने एक लेडी बैठी थी, और कुल जमा 1.5 घंटे का भी सफ़र वो नहीं था। लेकिन उस 1.5 घंटे के सफ़र में हमने बात की तो इतनी सारी बातें हमें मालूम पड़ी, और इतनी सारी बातें हुई कि वो महिला और उसके पति अमेरिका में रहते हैं, वो कैंसर पेशेंट थी, वो ठीक हुई, फिर वो किस तरह से भारत में आकर फिर से रहना चाहती हैं, अपने भाई बहनों के लिए क्या करना चाहती हो। एक बहुत अच्छी सी बात हमारी उनकी हुई। जब वो गुवाहाटी में उतर गई महज 1.5 घंटे की फ़्लाइट में, तो हमारे सामने वाली सीट पर जो सज्जन बैठे थे वो कहने लगे कि आप इनको कब से जानते हैं? मैंने कहा अभी बस जान रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे आप इनको बरसों से जानते हैं। उसका जो क्लाइमेक्स है वो ये है कि अगली बार जब वो लेडी चेन्नई से देहरादून गई, और देहरादून से जब वापस चेन्नई जा रही थी, तो जानबूझकर उनने दिल्ली में डिटूर किया, 1 दिन रुकी, फ़ोन किया कि मैं आपके लिए रुकी हूँ, मुझे आपसे मिलना है। और फिर हम जाकर उनसे मिले, वो और उनके पति। एक्चुअली जब वो थी तो अकेली थी, तो उनके पति ने कहा कि मुझे इन लोगों से मिलना है, भाई तुम जब से आई हो, जब से बात कर रही हो इनके बारे में। तो क्या हुआ, आपने एक संबंध स्थापित किया ना, एक नया रिश्ता जोड़ा, किसी के साथ रिश्ता जोड़ा। तो ये जो रिश्ते जोड़ते हैं, हम अगर अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ही बात करते रह जाएंगे जो वैसे ही हमसे जुड़ा हुआ है, तो हमारे जीवन का ये एनरिचमेंट कैसे होगा, एक और व्यक्ति का, एक और संबंध का इजाफा कैसे होगा। पिछले 6 साल से हम पांडिचेरी जा रहे हैं, वही एक ड्राइवर हमें लेने आता है जो 6 साल पहले आया था। पहले उसकी शादी हुई थी, अब उसकी 2 बच्चियां हो गई हैं, उसका घर परिवार ये वो अपना रेगुलर हमको भेजता है। या कोची में जो ड्राइवर एक ही बार हमको ले गया है, लेकिन उसका हमेशा ये रिश्ता बना हुआ है कि वो होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इतना ही नहीं, हर जैसे सीज़न चेंज होता है तुरंत भेजता है, सर नमस्कार, अप्पा नमस्कार। मेरे को अप्पा बोलता है, इसको अम्मा बोलता है, जो कोच्चि का ड्राइवर है वो। तो अब देखिए आप, ये जो संबंध है ना, ये संबंध को सहेज के रखना है। और हमने क्या किया है कि साथ वाले से बात करना, सफ़र में बात करना जो है, वो शान में तौहीन हो जाती कि साहब क्या है, हम इससे बात कर रहे हैं। तो ये एक छोटापन की, मैं बात कर लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैं एक कहानी है जो सुनाता हूँ, सफ़र की कहानी है, तो और मेरी पसंदीदा कहानी है, आप लोगों ने सुनी है। दानिश भाई कहेंगे कि वही कहानी सुनाता है, लेकिन ये सुनाए बगैर मेरा पेट नहीं भरेगा। और नहीं, उनकी याददाश्त कमज़ोर है। ऐसा तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। इस कहानी का शीर्षक है इफ्तार। रायपुर से जब ट्रेन में बैठा तो कूपे में अकेला ही था। भोपाल में एक सेमिनार था, सोचा माँ पिताजी से भी मिलना हो जाएगा। एक दिन सेमिनार और एक दिन घर, इस हिसाब से 2 दिन की तैयारी से निकला था। नीचे की बर्थ थी, इसलिए सामान सजाकर लेट गया और पुस्तक पढ़ने लगा। शाम के 4 बजे होंगे। खाली डिब्बा हो तो पुस्तक पढ़ने का आनंद बढ़ जाता है। पुस्तक पढ़ने में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला, और दुर्ग स्टेशन आ गया। जब चाय वाला चाय पूछने आया तो पता चला कि दुर्ग आ गया है। ट्रेन में पेंट्री होते हुए भी स्टेशन वाले वेंडर्स का अंदर आकर चाय या नाश्ता देना, ये तमाशा इसी स्टेशन पर दिखाई देता है।
तंद्रा भंग हुई तो देखा सामने वाली सीट पर भी एक सज्जन आ गए हैं। उनकी उम्र भी मेरे बराबर की ही होगी। उनके पास भी ज़्यादा सामान नहीं था। लगता था मेरी ही तरह 1-2 दिन के सफ़र पर निकले हैं। आरंभिक हेलो हाय में मालूम पड़ा उनका नाम अतर अली है और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर हैं। रहते तो जबलपुर में हैं, किसी काम से भिलाई आए थे, अब सारणी जा रहे हैं, जिसके लिए वो घोड़ा डोंगरी उतरेंगे। अरे घोड़ा डोंगरी तो आधी रात को आएगा, मेरे मुंह से निकला। जी हाँ, ट्रेन समय पर हुई तो रात को 2-2:30 बजे आएगा, लेकिन आप चिंता न करें, आपको डिस्टर्ब किए बगैर ही मैं उतर जाऊंगा। अतर अली बोले। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि आपकी नींद कैसे पूरी होगी। अरे जी, कल थोड़ा सा ही काम है, बाकी पूरा दिन तो सोना ही है, और सारणी जैसी जगह में और कुछ करने के लिए है भी नहीं। इधर उधर की बातों में राजनांदगांव कब निकल गया पता ही नहीं चला। थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूँ, कल रात भी सफ़र किया था, ट्रेन में नींद पूरी नहीं हुई। अतर अली बोले और लेट गए। कूपे में हम दोनों ही थे। टीटी ने बताया कि नागपुर तक हम दोनों ही हैं इसमें। डोंगरगढ़ से आगे निकलने के बाद ट्रेन की गति धीमी हो गई और रुकने लगी। फिर सलेकेसा स्टेशन पर आकर तो बिल्कुल ही थम गई। जो ही ट्रेन रुकी अतर अली हड़बड़ाकर उठे। उन्होंने घड़ी देखी और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गईं। गोंदिया कितनी दूर है भाई साहब? उन्होंने मुझसे पूछा। इसका राइट टाइम तो 6 बजे का है, लेकिन पता नहीं अब कब पहुंचे। मेरा जवाब उन्हें और अस्वस्थ कर गया। वे उठे और कूपे के बाहर टीटी को खोजने चले गए। ट्रेन अचानक बीच में रुकने से थोड़ा चिंतित तो मैं भी हुआ था, लेकिन अतर अली तो कुछ ज़्यादा ही परेशान नजर आ रहे थे। 5 मिनट बाद जब वो लौटे तो उनके चेहरे पर टीटी मिलने का भाव तो था, पर उससे स्पष्ट उत्तर न मिल पाने का भाव ज़्यादा था। बताइए, रेलवे वालों को पता ही नहीं कि ट्रेन क्यों रुकी है? जरूर कोई गंभीर बात होगी, नहीं तो ऐसे जंगल में ट्रेन क्यों खड़ी करते? तभी वहाँ टीटी आया और उसने बताया, आगे मालगाड़ी का इंजन खराब है, जैसे ही मालगाड़ी हटेगी ये ट्रेन चल देगी, लेकिन मालगाड़ी कब हटेगी ये कहा नहीं जा सकता। अतर अली और परेशान हो गए। तभी उनका मोबाइल बजा। उन्होंने फौरन उठाया। हाँ आरिफ बेटा, हाँ हाँ, ट्रेन लेट हो गई है, अब कब चलेगी कहा नहीं जा सकता। हाँ तुम वहीं रुको। उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर बोले, मेरा भतीजा है, गोंदिया स्टेशन पर खड़ा है टिफ़िन लेकर। दरअसल आज मेरा रोज़ा है ना। अब मुझे समझ में आया कि वो इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। इफ्तार का समय क्या है? मैंने पूछा। 6:30 का है, अतर अली बोले। मैंने घड़ी देखी, 6 तो बज ही रहे थे। वो क्या है कि आज सुबह ही जबलपुर से भिलाई आया था काम से, शाम को निकलना था। गोंदिया में छोटा भाई रहता है, इसलिए उससे कह दिया था कि इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम कर देना। अब भतीजा स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन ट्रेन वहाँ पहुँचे तब ना। मेरे पास भी टिफ़िन में आज कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। दोपहर को खाना देर से हुआ था, इसलिए रात के लिए मैंने नेहा से ही हल्का खाना बांध देने की बात कही थी। उसने 2 रोटी और करेले की सब्जी बांध दी थी। अब दिन भर रोज़ा रखने के बाद अतर अली को करेले की सब्जी खिलाना तो अन्याय ही होता। तभी ध्यान आया कि नेहा ने कल के लिए मोदक भेजे हैं। कल चतुर्थी थी, मंगलवार वाली अंगारी का। नेहा ने सोचा यहीं से मोदक बनाकर भेजेगी तो माँ का श्रम बच जाएगा। मोदक का डिब्बा बैग में रखते हुए नेहा ने कहा था, गिनकर 21 ही बन पाए हैं, अब मैं माँ जी की तरह एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। अरे माँ तो इसी में खुश हो जाएगी कि उनकी बहू ने मोदक बनाकर भेजे हैं, मैंने नेहा का उत्साहवर्धन करते हुए कहा। मैं पसोपेश में था कि क्या करूं। चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला कोई इंतज़ाम कर ही देगा। मैं बस इतना ही कह पाया अतर अली से। नहीं साहब, चिंता कुछ नहीं, रोज़ा तो पानी पीकर भी खोला जा सकता है, अब जैसा ऊपर वाला चाहेगा होगा। अतर अली मुस्कुराकर बोले, मेरी तो चिंता यह है कि वो बेचारा बच्चा स्टेशन पर खड़ा परेशान हो रहा होगा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा। ट्रेन अभी भी खड़ी ही थी। इस बीच उन्होंने 1-2 बार और भतीजे को फ़ोन किया, फिर घड़ी देखी और बाथरूम चले गए। इफ्तार का समय हो चला था। बाथरूम से आने पर उन्होंने फर्श पर चटाई बिछाई और घड़ी देखकर नमाज अदा करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने बैग खोला और मोदक के डिब्बे में से 2 मोदक निकालकर कागज़ की प्लेट पर रख दिए। नमाज पूरी करने के बाद जो ही वो पानी लेने के लिए अपनी बोतल की ओर बढ़े, मैंने मोदक की वो प्लेट उनके आगे कर दी। लीजिए अली साहब, अफ्तार लीजिए। उन्होंने आश्चर्य से देखा। ये कहा है, ये कहाँ से आया? पहले आप अफ्तार तो लीजिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उनका अफ्तारना चल रहा था और मैंने उन्हें चतुर्थी और मोदक का किस्सा सुना दिया। मोदक शायद उन्होंने पहली बार ही देखे या खाए थे। उनके चेहरे पर विस्मय की लकीरें और बढ़ गईं। यानी भगवान जी को लगने वाला भोग आपने हमें दे दिया? तो क्या हुआ,
ये भी तो भगवान का ही काम है, मेरे मुंह से निकल गया, मानो ट्रेन मेरे इस वाक्य का इंतजार कर रही थी। मैंने इतना कहा और ट्रेन चलने लगी। आधा घंटे इधर उधर की बातचीत में गोंदिया आ गया। घड़ी 7:30 बजा रही थी। ट्रेन रुकते ही आरिफ एक बड़ा सा स्टील का टिफिन और एक मिठाई का पैकेट लेकर डिब्बे के अंदर आया। चाचा भतीजे का मिलाप हुआ। अतर जी ने आरिफ से मेरा परिचय भी करवाया। आरिफ उन्हें समझा रहा था, 2 डिब्बे अभी के खाने के लिए और नीचे वाले 2 सेहरी के लिए हैं। आरिफ उतरा और ट्रेन चल दी। रात में अतर अली ने भुना गोश्त और रोटी खाई। उन्होंने मुझे भी ऑफर किया, लेकिन शाकाहारी होने के कारण मैं अपने साथ लाए करेलों से ही संतुष्ट था। सुबह जब भोपाल स्टेशन आने को हुआ तो नींद खुली। सामने की बर्थ खाली थी, यानी अतर अली घोड़ा डोंगरी उतर चुके थे। पानी पीने के लिए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा उसके पास मिठाई का एक पैकेट रखा था और बोतल के नीचे एक कागज़ रखा था। कागज़ खोला तो पाया एक छोटी सी चिट्ठी थी जो अतर अली ने लिखी थी। मजमून कुछ यूँ था, भाई साहब, ये सफ़र ताज़िंदगी याद रहेगा। रात को आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आरिफ से गोंदिया की मशहूर दुकान से मलाई के स्पेशल पेड़े मंगाए थे, ख़ास आपके लिए। ये मत समझना कि हिसाब किताब कर रहा हूँ, वो सब तो ऊपर वाला ही करेगा। बस एक गुजारिश है, आज शाम माँ जी को कहकर इनका भी भोग लगवा देना भगवान को, और हमारे लिए भी दुआ मांग लेना। ट्रेन भोपाल में रुकी और मैं अपना सामान लेकर उतर गया। उस शाम गणेश जी को 2-2 भोग लगे, नेहा के बनाए मोदक का और अतरीली द्वारा भेजे गोंदिया के स्पेशल मलाई पेड़े का। जिस कहानी में मर्म नहीं हो, आंखें आपकी नम ना हो जाएं, दिल में एक टीस सी नहीं उठे, वो कहानी नहीं होती है। अनडाउटेडली, बिना शक व शुबा के, इन्होंने जो अपनी फेवरेट या पसंदीदा कहानी बताई है, तो इसमें वो सारे एलिमेंट हैं। जैसे एक परफेक्ट कोई प्लॉट होता है, एक बड़ी हिट फिल्म होती है जो आपको बरसों याद रहती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमको ऐसे छू गुजरती हैं कि हम भी नहीं भूल पाते। हम नहीं, मैंने ये कहानी सुनी थी, लेकिन मैं फिर भी उतने ही अटेंशन से इसको फिर से सुन रहा था, क्योंकि इंसानी जो जज्बात होते हैं ना, वो बदलते नहीं हैं। मोहब्बत हज़ारों सालों में मोहब्बत ही रही है और आगे भी 1000 साल में वही रहेगी, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो जो कहानीकार का आर्ट है, जो डॉक्टर साहब ने आपके सामने पेश किया, वो ये है कि वो एक छोटा सा स्लाइस ऑफ लाइफ आपके सामने किस खूबसूरती और नफासत से पेश किया जाता है कि आपको लगे कि यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये कहानी तो मेरी भी हो सकती है। और कहानी एक पैराग्राफ में जो मैसेज जाता है वो यूनिवर्सल, इंसान के इंसान होने का जो मैसेज है, उससे बड़ा कोई मैसेज हो नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग बुनियादी तौर से वो इंसानियत का जज्बा लेकर चलते हैं, इसीलिए हमको वो अपील करता है और इसीलिए हम इस कहानी को बार बार सुनना चाहते हैं। आज ये जो सेशन हुआ, इसमें आप लोग एक बड़े सेशन के बाद रुके, इतने प्यार से सुना और कनेक्ट होकर सुना, बड़ी बात है। उसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब को कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये जो बात आपने कही कि ये जब भी ये कहानी मैं पढ़ता हूँ तो मेरा भी खुद का गला भर आता है, क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना है। तो मैं कह नहीं पाता कि कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये 90% सच है। ये घटना 90% सच है और जिसके साथ हुई है वो आपके सामने बैठा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। सर, उसके अलावा आप ये कहानी लिख ही नहीं सकते थे, नहीं लिख सकते थे। तो एक कंक्लूडिंग रिमार्क क्या, बस एक छोटी सी कविता सुना के, जो मैं इस साल के आपको आप बोला जरूर जरूर जरूर। अरे जी जी, माइक दे दें, माइक आप इधर आ जाइए, कुर्सी खींच लीजिए। माइक दीजिए ना, माइक। ये हमारी रेगुलर पैनलिस्ट हैं। जी नहीं, मैं बस क्योंकि आप कंक्लूडिंग रिमार्क कह रहे थे, मैं ये कहे बिना रह नहीं सकी, क्योंकि हम सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। जोशी जी मेरे कलीग रह चुके हैं, बहुत अच्छे, आप भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जज साहब हैं। तो ये एक चीज़ जो इन्होंने इतनी खूबसूरत कही थी कि आप इतना ना भरें बोतल की तरह अपने आप को, थोड़ी जगह रखें, तभी आप कुछ एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ख़ास ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और क्योंकि हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं ना, ही इज़ सो फुल ऑफ हिमसेल्फ,
तो पब्लिक सर्वेंट्स के साथ खासकर ये बहुत दिक्कत होती है। हम जानते हैं, हम मिलते हैं ऐसे लोगों से जो अपने आप में इतना अपने आप को समझते हैं कि उसके बाहर वो उनकी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो होती है, क्योंकि उनका पूरा संसार ही मैं और हम में ही वो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो ऐसा आदमी तो कविता भी नहीं लिख सकता और कहानी इस तरह की बिल्कुल भी नहीं रच सकता। तो ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी और अपनी इतनी प्यार से कहानी सुनाई, मेरी सच में आंखें भर आई थी। तो जी तो ये सच में आपका संदेश मतलब मुझे बहुत पसंद आया कि अपने आप को इतना भरो नहीं कि तुम कुछ और नहीं ले पाओ दूसरों से। मैं अक्सर यही कहता हूँ। थैंक यू। आप एक वाक्य जी आपको बस एक चीज़ तो आज मैं सीख गया कि अब मैं जब कभी फ्लाइट में जाऊंगा तो मैं मोबाइल को बाजू में रख दूंगा और मैं ऑब्जर्व करूंगा। मैं इतनी बार पानी पिया, मैंने आज तक कभी देखा नहीं उसमें क्या है। इतना तो मैं सीख चुका हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक कहानी मैंने पढ़ी थी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जी नहीं तो सर जो ऑल द बेस्ट मैंने पढ़ी उसके अंदर भी है ना इतना सही मर्म है लास्ट में कि आखिर वो एक बाप थे, है ना। तो वो मैं उसको पढ़ करके आधे घंटे तक सोचता रहा। तो ये एक दर्द है जो आप मतलब लास्ट में कनेक्ट होता है। देखिए ये कहीं आसमान से उतरे हुए किरदार नहीं, सब हमारे इर्द गिर्द के हैं। ऑल द बेस्ट जो कहानी बता रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की कहानी है। और हम रोज़ मैं वॉक पे जाता हूँ, कम से कम 10 सिक्योरिटी गार्ड्स को देखता रहता हूँ, तो उनकी कहानी है। सिर्फ ये संदेश वगैरह कुछ नहीं, एक कविता है जो मैंने इस साल 1 जनवरी को लिखी थी। और सिर्फ ये चूँकि बहुत सारे युवा भी बैठे हैं इसलिए मैं आप सबकी नज़र कर देता हूँ और यही बात से ख़त्म कर देंगे। ऐसा बहुत कुछ है जीवन में, ऐसा बहुत कुछ है जीवन में जो मैंने नहीं किया, लेकिन ऐसा भी कुछ है जो सिर्फ मैंने ही किया है। नहीं किए का दुख मनाना है या किए की खुशी मनाना है, मुझे तय करना है। ऐसा बहुत कुछ है जीवन में जो मैंने नहीं पाया, लेकिन ऐसा भी कुछ है जो सिर्फ मैंने पाया है। नहीं पाए के बारे में सोचते रहना है या पाए को लेकर आगे बढ़ना है, मुझे तय करना है। जीवन में बहुत जगह हैं जहां मैं नहीं गया, लेकिन ऐसी भी जगह हैं जहां सिर्फ मैं ही गया हूं। नहीं गए की खोज में रहना है या गए के साथ जाते रहना है, मुझे तय करना है। जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे नहीं मिला, लेकिन ऐसा भी है जो सिर्फ मुझे मिला है। नहीं मिले की कुंठा में जीना है या मिले का उत्सव मनाना है, मुझे तय करना है। ऐसा बहुत कुछ है जो किसी और की प्रतीक्षा में तय नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है जो अनायास होते चला गया। किसी की बाट जोहते रहना है या अपना रास्ता खुद बनाना है, मुझे तय करना है, मुझे तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अब समझ रहे होंगे कि हम जश्न अदब को बार बार इतनी मेहनत और कुर्बानी से क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि जब तक अच्छे लिखने वाले और अच्छे सुनने वाले एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तब तक कला भी अधूरा रहेगा और समाज की जो उपयोगिता जो उसकी है वो भी अधूरी रहेगी। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने जो कुछ सुना, आपके दिल पे जो असर हुआ, वो सिर्फ आपके दिल तक नहीं रहे, आप अपने दोस्तों को, अपने मिलने जुलने वालों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीधा बेनिफिट हो सकें। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो मज़ा सामने है वो मज़ा वहाँ पे नहीं होता है। तो ये अपने लोगों को भी बताएं। और एक बहुत अच्छे सेशन के बाद अब अगला जो सेशन इसी जगह पे होगा वो है मीर तकी मीर की, अब 300 साल हो गए उनकी पैदाइश को। बड़ा मशहूर शेर है कि अभी टुक रोते रोते सो गया है। आप सोइएगा नहीं, जागे रहिएगा, हम वो सेशन शुरू करने वाले हैं। मैं डॉक्टर सचिदानंद जोशी का शुक्रिया क्या अदा करूँ, मैं तो इनकी बिल्डिंग में बैठा हूँ भाई, इन्हीं के रहमो करम पे हम सब जी रहे हैं, शायर वायर जितने भी लोग हैं। लेकिन फिर भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँ कि ये शुरू से जश्न अदब से जुड़े रहे, हमेशा हमको सपोर्ट किए, जब ये फुल फ्लेजेड घर में थे तब भी, और जब छोटे से घर में तब भी हाँ, वहाँ ज़रा मस्ती ज़्यादा थी, मैदान था अपने पास, बहुत कुछ चीज़ें थी। यहाँ जगह कम हो गई है, लेकिन दिल तो अभी भी उतना ही बड़ा है और उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।